गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग सब? कैसी जा रही है आप लोग की छुट्टियाँ? तो आज का जो सेशन है, उस सेशन का नाम है डीक्लटरिंग आवरसेल्व्स, राइट? तो पहले मैं ये बता दूँ कि हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, उसके बाद बताएँगे डीक्लटरिंग आवरसेल्व्स का क्या मतलब है। अभी हम लोग बहुत सारे लोग बहुत दिनों से अपने घर पे ही हैं, स्पेशली आप बच्चे लोग तो आप घर पे ही हो, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो। कई आप में से कई लोग तो घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो। तो कुछ लोग तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि एडजस्ट कर गए होंगे, बहुत मज़े में होंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कतें आ रही होंगी। फैमिली में दिक्कत आ रही होंगी, स्कूल का होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन्स नहीं चल रहे हैं, तो ऑनलाइन सेशंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। लेकिन हमें ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारे सामने अगर समस्याएँ भी हैं, राइट? अगर ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत अच्छी भी नहीं है, तो उसमें भी हम कैसे अपने आप का अपना संयम बरकरार रख सकते हैं, कैसे हम उसमें पॉज़िटिव सोच सकते हैं और कैसे उस सिचुएशन से हम डील कर सकते हैं। क्योंकि हर सिचुएशन से डील करना हमको आना चाहिए और हम वो धीरे-धीरे सीख सकते हैं लाइफ़ में। तो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने इसके पहले का एक सेशन लिया था व्हिच वाज़ लेस इज़ द बेस्ट, जिसमें हमने ये सीखा था कि कैसे हम अपने रूम को डिक्लटर कर सकते हैं, कैसे हम उसको साफ रख सकते हैं, कैसे फालतू चीज़ें जो हैं उनको सबको हटा के, जो कम सामान रख के साफ-सफाई से एकदम अपना कमरा रख सकते हैं। और उसी सेशन के एंड में मैंने कहा था कि हम लोग डिक्लटरिंग आवरसेल्व्स भी देखेंगे कि कैसे हम अपने साथ भी अपने दिमाग का कचरा बाहर रख सकते हैं और अपने दिमाग को एकदम एक साफ जगह, पॉजिटिव जगह और एक संतुलित, बैलेंस्ड जगह बना के रख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही देखेंगे और ये कि इतना इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो कि आपको हमेशा ही स्ट्रेस फ्री रखेगा। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स डीक्लटर आवर थॉट्स। मतलब आज के सेशन में हम अपने थॉट्स, हमारे जो विचार होते हैं, उनकी जो जो अननेसेसरी थॉट्स होते हैं, जो बेवजह के थॉट्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से धीरे-धीरे करके हटा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी या अगर हम ये सेशन कर लेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कतें नहीं आएँगी। दिक्कतें भी आएँगी, प्रॉब्लम्स भी आएँगी, जैसे आती रही हैं, हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के भी आएँ। बट इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझना कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम किस तरीके से बैलेंस तरीके से, पॉज़िटिव तरीके से उसको हम कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें और ना ही ऐसा हो कि वो सिचुएशन हम पे हावी हो जाए। हमारे माइंड को इतना हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम उस सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल ले सकें। ये ऐसे ही 1-2 बार में नहीं हो जाता है। ये एक वो प्रोसेस है जो आपको महीनों, सालों जब आप वाक़ई एक एफर्ट डालते हैं इसको करने में, तब आप देखेंगे कि जब आप बड़े हो जाएँगे, तो आपका माइंड ऑटोमैटिकली कोई भी जब प्रॉब्लम आएगा, कोई भी सिचुएशन आएगा, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। आप जनरली भी नेगेटिव नहीं फ़ील करेंगे, राइट? आपका एक ऑप्टिमिस्टिक वो होता है ना कि लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में किस तरफ हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं। इस चीज़ को मैं एक और अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। एक छोटी-सी स्टोरी, मुझे पता है आप लोगों को स्टोरीज़ बहुत पसंद है, तो एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ। तो पीकॉक आप सबको पता है मोर, है ना? तो एक बार और मोर हम लोग को सबको पता है कि सबसे ब्यूटीफुल बर्ड है, मतलब उसके आप पंख देख लो कितने ब्यूटीफुल ग्रीन, ब्लू, इतनी वैरायटी ऑफ शेड्स होते हैं कि देख के एकदम मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। और स्पेशली जब बारिश होती है तो मोरों को बहुत मज़ा आता है बारिश में नाचने में और जब वो अपना पंख फैला के नाचते हैं, तो मतलब अच्छे-अच्छे लोग एकदम मेस्मराइज़्ड हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वॉव! इससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है कि नहीं? तो ये एक स्टोरी है पीकॉक के बारे में और वो पीकॉक को ये तो पता था कि हाँ, मेरे पंख वगैरह सब अच्छे हैं और उसको लगता था तो ठीक है, पंख अच्छे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको बहुत दुःख होता था कि उसको कई बार बारिश जब होती थी, तो उसका गाने का मन करता था। तो जब वो गाता था, तो उसकी आवाज़, पीकॉक्स की आवाज़ बहुत ब्यूटीफुल नहीं होती है, राइट?
तो उसको हमेशा लगता था अरे यार मेरी आवाज़ कैसी है, कितनी खरखर है, कितनी लाउड है, मज़ा नहीं आता है, मैं इतने बढ़िया से गा नहीं सकता हूँ। और यही सोच-सोच के वो बहुत दुखी रहता था, हमेशा दुखी रहता था। तो कभी बारिश भी होती थी, तो वो बारिश को भी एन्जॉय नहीं कर पाता था क्योंकि उसको लगता था कि ठीक है, पंख फैला लें, वो तो सुंदर है, लेकिन उससे क्या, मैं गा तो नहीं पाता हूँ। तो उसका पूरा जो फ़ोकस था, पूरी जो एनर्जी थी, वो बस इसी में वो दुखी होके रह गया था कि अरे मैं गा नहीं पाता हूँ और उसको अपने इतने सुंदर पंख होने का कोई भी खुशी नहीं थी, राइट? एक बार ऐसी बारिश हुई और उसने कोयल को गाते सुना। तो कोयल को गाते सुना तो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा वाह यार! कोयल को देखो कितना अच्छा गाती है, काश मैं लाइफ में इतना अच्छा गा पाता। मेरे पास तो इतनी अच्छी आवाज़ ही नहीं है और बहुत दुखी-दुखी हो के वो बेचारा अपना रो-रा के घूम रहा था। तो सडनली उसको एक और मोर मिला, तो उस मोर ने देखा अरे वाह यार! इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मैं इतना एन्जॉय कर रहा हूँ, बढ़िया अपने पंख फैला रहा हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, ये दूसरा मोर क्यों इतना दुखी है? तो उसने उससे पूछा कि भई क्या हो गया? तुम इतने सैड क्यों हो? तुम्हारा मुँह क्यों इतना लटका है? तो उस मोर ने कहा कि देखो यार मैं इतना अच्छा गाना चाहता हूँ, बट मैं गा ही नहीं पाता हूँ। बट कोयल को देखो वो कितना सुंदर गाती है। तो उस मोर ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो हम लोग कोयल को बुलाते हैं। उन्होंने कोयल को बुलाया और उन्होंने कोयल को पूरी बात बताई कि मोर जो है ऐसा है वो बेचारा बहुत दुखी रहता है अपनी आवाज़ को लेके और वो तुम्हारी आवाज़ को बहुत एप्रिशिएट कर रहा है कि कितना सुंदर गाती है। तो कोयल ने उसको समझाया कि भाई मोर, अगर मैं तुम्हारी तरह सोचने लग जाऊँ, तो मैं ये सोचूँ कि यार मेरे पास तो इतने सुंदर पंख ही नहीं है। बारिश होती है तो मैं तो पंख फैला के इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल नहीं दिख सकती हूँ। मेरे पास क्या है, सिर्फ़ आवाज़ ही तो है, तो मैं तो ऐसा भी सोच सकती हूँ। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी आवाज़ है। तो क्या हुआ कि अगर मेरे पास तुम्हारे जितने सुंदर पंख नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ मेरी स्ट्रेंथ है और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी आवाज़ मिली है। तो तुम भी थोड़ा उस तरीके से सोचो। फिर दूसरे मोर ने भी उसको थोड़ा समझाया कि देखो हर एक की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक? ऐसा कोई नहीं है जिसको लाइफ़ में कुछ नहीं मिला है, सबको लाइफ़ में कुछ ना कुछ मिला है। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जो कि हमको मिली हैं और हम उन चीज़ों को लेकर खुश हों, उन चीज़ों को एप्रिशिएट करें, ना कि हमेशा ये देख-देख के, सोच-सोच के दुखी हों कि ये हमारे लाइफ में नहीं है, ठीक? तो आज जो हम लोग सब कुछ सीखेंगे, ये बेसिकली उस स्टोरी का एक छोटा-सा मैंने तुमको बताया कि कैसे वो समरी समझ लो, स्टोरी की जो समरी है, वही हम आज के सेशन में देखेंगे। सो वी विल लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड बीइंग स्ट्रेस फ्री। प्रेशर कैसे हम दिमाग से हटा सकते हैं, कंप्लीट प्रेशर कभी भी नहीं हटता है, लेकिन कितना बेस्ट हम उस सिचुएशन में कोप कर सकते हैं, ये हमें देखना है। अब आप में से कुछ लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, डिक्लटर क्या है? कुछ लोग भूल गए होंगे, राइट? तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिक्लट कि हम डिक्लटर की जब बात कर रहे हैं कि डिक्लटरिंग आवरसेल्व्स उसका मीनिंग क्या है? क्लटर का मतलब याद है हमने पहले वाले इसमें देखा था बहुत सारी चीज़ों का होना, मतलब मेरे कमरे में ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, उसका भी कोई यूज़ नहीं है, उसका मतलब क्लटर होना। जब मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, मैं ये भी सोच रही हूँ, वो भी सोच रही हूँ, ये भी सोच रहा हूँ, वो भी सोच रहा हूँ, इसका मतलब मेरा दिमाग में पूरा क्लटर भरा हुआ है। अब वो पड़ोसी के घर में पानी क्यों नहीं आया, उसको भी मैं लेके चिंतित रहूँ, तो ये तो इसका मतलब है मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड है, ठीक? और डिक्लटर अपने आप को डिक्लटर करने का मतलब उन चीज़ों को दिमाग से हटा देना जो कि फालतू का स्पेस ले रही हैं। एग्ज़ाम दे दिया, अब मेरे 70% आएँगे कि 80% आएँगे कि 40% आएँगे कि 20% आएँगे, इसको सोचने का क्या फ़ायदा है? इससे परसेंटेज तो मेरे नहीं इम्प्रूव होंगे। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंटली वही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, इसका मतलब मेरे दिमाग में फालतू की चीज़ें बहुत जगह ले रही हैं। और जब फालतू की जगह चीज़ें बहुत जगह लेती है तो हमें पता है क्या होता है। तो डिक्लटर करना मतलब क्या होता है कि आपके पास पॉजिटिव थॉट्स भी हैं और नेगेटिव थॉट्स भी हैं। आप कैसे वो आर्ट सीखते हो कि आप नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से रिमूव कर सको, राइट? डिक्लटर का करना मतलब ये भी होता है कि एक बार देखिए नेगेटिव थॉट्स जब हट जाएँगे, तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर भी आएगा। बहुत सारा होमवर्क है स्कूल से हम नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, अभी तक हम हिंदी मीडियम में सीखे थे, सडनली कोई सब्जेक्ट आ गया जो इंग्लिश में है, मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है। घर पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, पापा कह रहे हैं पढ़ाई अब आगे नहीं करना है, पढ़ाई छोड़ दो, काम पे लग जाओ।
अब ये सारे प्रेशर को हम कैसे हैंडल कर पाते हैं और लाइफ में तब भी अच्छे तरीके से चल सकते हैं, इसका हमें डिक्लटर करना आना चाहिए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू रिमेन सेटिस्फाइड। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि संतुष्ट नहीं हो अपनी लाइफ से, तो आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते हो। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब सपोज करो अगर मेरा एक ही हाथ है तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास दोनों हाथ हो जाएं, राइट? जिनके पास दो हाथ हैं वो चाहेंगे कि भाई हमारे पास दो चार कपड़े हो जाए, जिनके पास दो चार कपड़े हैं वो चाहेंगे हमारे पास 8-10 कपड़े हो जाए, फिर हमारे पास ये हो जाए। तो डिससैटिस्फाइड रहने का, असंतुष्ट रहने का तो कोई सीमा ही नहीं है। तो जब हम अपने आप को डीक्लटर कर लेते हैं तो हम ये भी जान पाते हैं कि हमारे पास जो भी है उसमें हम कैसे संतुष्ट रहना सीखें। एंड एक ये जो लाइफ का हम लोग हमेशा ही सार्थक में बात करते हैं, टू कीप आवरसेल्व्स हैप्पी। खुश कैसे रहो, और बहुत तरीके हैं खुश रहने के और बहुत कम तरीके हैं ना खुश रहने के। वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप बहुत तरीके जो खुश रहने के हैं उसको चूज कर रहे हो, या वो जो दो चार तरीके ना खुश रहने को पूरा दिमाग उसी में कर रहे हो, राइट? तो अगर हम वो थॉट्स को अपने दिमाग से हटा दे जो हमें नाखुश करता है, और हम सिर्फ वो थॉट्स को रखें जो हमें खुश करता है, इसका मतलब हमने अपने आप को डिक्लटर कर लिया है। अब क्यों जरूरी है कि हम अपने आप को डिक्लटर करें? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिक्लटर आवरसेल्व्स? सो सबसे पहली चीज जो है कि अगर हमको अच्छे से जीना है तो हमें हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें हेल्दी रखता है। अगर हम हेल्दी रहेंगे फिजिकली और मेंटली तो हम खुश भी रहेंगे। सो इट कीप्स अस हेल्दी, इट कीप्स अस हैप्पी, वी आर एबल टू एंजॉय लाइफ बेटर, है ना? एक अगर हम हमेशा दुखी रहेंगे तो हम लाइफ तो एंजॉय कर नहीं पाएंगे। जो अच्छी चीजें भी हमारी जिंदगी में आएंगी उसको भी हम फिर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे पीकॉक के पास इतने ब्यूटीफुल उनके पंख थे, बट उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके जो थॉट्स थे वो बहुत ही अनहैप्पी थे। वी आर एबल टू फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम सबकी लाइफ में चीजें होती हैं जो कि बहुत ही जरूरी होती हैं, राइट? हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, हमारा करियर, हमारी पढ़ाई, हमारा स्किल्स जो हमारे पास हैं, हमारी खुशी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो अगर हम डिक्लटर्ड रहते हैं, मतलब दिमाग की गंदगी को बाहर रखते हैं, तो हम इन चीजों के ऊपर फोकस कर पाते हैं। एंड इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग टू फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ होंगी अगर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरी जिंदगी में है। वो सामने वाले देखो, उन लोग तो हमेशा हंसते खुशी रहते हैं, मुझे क्या दिक्कत है? ठीक, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में होती है, किसी की लाइफ में कम होती है, किसी की लाइफ में ज्यादा होती है। बट उसका मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है तो भाई अब छोड़ दो। नहीं, हमें इतना स्ट्रांग बनना है, अपने आप को केपेबल करना है कि हम प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में फेस कर सकें। और इसी कारण से इट इज इम्पोर्टेंट टू डिक्लटर आवरसेल्व्स, हेल्दी रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, लाइफ को बेटर एंजॉय करने के लिए, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करने के लिए। अच्छा, हमने कहा हमें नहीं डिक्लेयर करना, हम तो अपने दिमाग में पूरा कूड़ा भी भर के रखेंगे, हम तो बहुत नेगेटिव भी सोचेंगे। तो वो खैर आपकी मर्जी है अब, लेकिन उसके कुछ दिक्कतें भी आएंगी ये सब करोगे। तो क्या हार्म होता है क्लटर का, ये हम देखें। हम ना हमेशा चिड़चिड़े, दुखी, अनहैप्पी, लाइफ में कुछ भी हो जाए 5 मिनट है कर लेंगे फिर दुखी हो जाएंगे। तो हम हमेशा वैसे टाइप के पर्सन बन जाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर अगर हमारे पास सब कुछ अच्छा भी है तब भी हम परपेचुअली दुखी रहते हैं। फिर उसमें दिक्कत क्या आती है ना, कि फिर हम कारण ढूंढते हैं दुखी होने का, कारण ढूंढते हैं सोचने का कि अरे मेरी लाइफ कितनी टफ है ना? तो और इस टाइप की पर्सनालिटी तो हमें नहीं बनना है, क्योंकि हमें तो एक हैप्पी पर्सन बनना है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है अगर हमारा दिमाग खराब थॉट से हमेशा क्लटर्ड रहे। ऑब्वियसली जैसे कि हमने रूम में देखा था, रूम में अगर बहुत कूड़ा भरा हो तो ना वहां पे कोई स्पेस रहेगा कुछ अच्छा करने का, ना उस रूम में कोई पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सिमिलरली हमारा बॉडी और हमारी माइंड है, अगर हम इसको नेगेटिव चीजों से भर लेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी? फिर हम लाइफ में दिक्कतों को फेस नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में फेल हो गए, हमें लगता है यार क्या करें, सुसाइड कर लो, भाग जाओ, राइट? माँ बाप जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, हम कह रहे भाई हम तो कहीं पे भी भाग जाएंगे। मतलब हम सोल्यूशंस नहीं ढूंढते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स फेस करना आता ही नहीं है।
इसको कहते हैं एस्केपिस्ट। एस्केपिस्ट मतलब चीजों से भागने की कोशिश करना और उनको फेस नहीं करना। बट बेटा वो कभी सोल्यूशन नहीं होता है ना, क्योंकि कभी ना कभी फिर प्रॉब्लम आपको वापस घेर लेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लाइफ जो है, राइट, और ह्यूमन लाइफ या कोई भी नेचर की लाइफ, खासकर ह्यूमन लाइफ, एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट है, क्योंकि हमें तो ह्यूमन लाइफ मिली हुई है। ये एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट है जो बहुत लोगों को नहीं मिलती है, राइट। आप बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट करोगे, खुद को ही नहीं, उन लोगों को जो जीने की चाह रखते हैं लेकिन जी नहीं पाते। कितने सारे बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण उनकी लाइफ जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन उनमें जीने की चाह होती है, वो जीना चाहते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अगर फिजिकली भी मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं हेल्दी नहीं रहूंगी, तब भी मुझे जीना है। वो उनकी स्पिरिट होती है जीने की। तो जब हम ये कहते हैं कि अरे यार ये लाइफ बेकार में ही मिली है, हम क्यों इंसान बन के जन्म कर गए, अरे अब आ ही गए हैं तो जबरदस्ती जीना है, जब हम इस तरीके का कोई मेंटालिटी अपना दिखाते हैं, तो हम खुद को तो अनादर कर ही रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमको ये लाइफ दी है। हम गॉड, यूनिवर्स, जो भी आप उस पावर को बोलो जिसके कारण हम लोग हैं, उसको भी आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बट आप उन हजारों लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जो जीने की चाह रखते हैं बट अनफॉर्चुनेटली जी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए एक इस प्रेशियस गिफ्ट को समझो और अपनी लाइफ को खुश रखो। How to declutter our thoughts? It is not impossible, definitely not impossible. इतने सारे लोग इतने खुश हैं, does not mean उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वो खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने थॉट्स को डीक्लटर करना सीख लिया है। तो आइए आज हम लोग भी सीखेंगे और इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि जब हम लोग 6, 7, 8 साल बाद बड़े हो जाएं, राइट, या जो अगर कोई बड़े सुन रहे होंगे, जब आप और बड़े हो जाएं, बिकॉज बड़े होने की प्रोसेस तो नेवर एंडिंग है, तो हम एक पॉजिटिव इंसान, एक हैप्पी इंसान के फॉर्म में बड़े हों। सो मेनली हमको अगर अपने आप को डीक्लटर करना है तो उसके दो प्रोसेस या दो तरीके होते हैं, राइट। एक होता है हमको फिजिकली स्ट्रांग बनना है, और दूसरा होता है हमको मेंटली स्ट्रांग बनना है। सब लोग इसी चीज के बारे में बात करते हैं। जब मैं मेंटल की बात कर रही हूँ तो मैं स्पिरिचुअल भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो एक तो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनना और दूसरा हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोसेस भी जो है वो एक मेंटल प्रोसेस ही है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस। अब फिजिकल प्रोसेस आप सबको पता है, तो मैं इसमें बहुत टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि ये चीजें हम लोग येलो रूम्स, सार्थक येलो रूम्स में भी करते आए हैं। आप लोग खुद से भी करते हो, आप लोग के स्कूल्स में भी ये सब चीजें होती हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि बेसिक फिजिकल प्रोसेसेस क्या क्या रहेंगे। तो हम लोग जैसे कि येलो रूम्स में भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, गुरुकुल में भी योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो हमको एटलीस्ट हफ्ते में, अगर इफ एवरीडे तो फैंटास्टिक, इफ नॉट एवरीडे, कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो हमें योगा प्रैक्टिस करना ही करना है, राइट। फिर आप लोगों को प्राणायाम भी सिखाया गया है। मुझे याद है एग्जाम्स के पहले भी जो सेशन हुआ था उसमें भी आप लोग को प्राणायाम फिर से हम लोग ने कराया था। प्लस आपकी क्लासेस में आप लोग रोज ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस करते रहते हो। तो ये डीप ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है, आंख बंद करके खूब ब्रीथ करो, अनुलोम विलोम कर लो, जो सारे प्राणायाम है वो कर लो। और और अगर आप प्राणायाम वो वैसे नहीं करते, वैसे तो करना चाहिए, तो कम से कम आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस एक 10-15 मिनट रोज कंपल्सरीली करो। आप लोग स्पोर्ट्स खेलो, अभी ठीक है, कंपल्शन है कि घरों के अंदर रहना है, बट वंस एवरीथिंग ओपन्स अप, सो प्लीज रिज्यूम प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। आप लोग, मुझे पता है घर पे कुछ बच्चे डांस करते हैं, कुछ बच्चे अपना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, कुछ किक बॉक्सिंग वगैरह कर रहे हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपकी कॉलोनी में वो सेफ स्पेस है जहाँ पे आप वॉक या हल्का फुल्का जॉग कर सकते हो, तो आप उसको भी प्लीज प्रैक्टिस करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि फिजिकल प्रोसेस में है, अच्छे से खाओ। मुझे भूख नहीं लगती है, भूख लगी तो वो 5 रुपए का कुछ तो भी कुरकुरा पुरकुरा लेके खा लिया, ये तरीका नहीं होता है। अपना सिंपल खाना, दाल चावल, ये तो मेरे मेरे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग रही है कि ईट वेल, मतलब मेरा खाना बहुत गड़बड़ हो जाता था, हम लोग अक्सर इधर उधर का कुछ खा लेते थे, ठीक से अपना लंच कैरी नहीं करते थे। बट लास्ट 3-4 मंथ्स में मैंने देखा है कि मेरा खुद का खाना बहुत अच्छा हुआ है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, प्रॉपर लंच ले रहे हैं, इवनिंग का अपना जो हल्का फुल्का है वो सब ले ले रहे हैं, और सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी इज एब्सोल्युटली बेस्ट।
खीरा खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, पालक खाओ, और इन सब में कोई बहुत पैसा खर्च नहीं होता है। सबसे बेस्ट है आलू खाओ, राइट? बनाना की तो खैर आप सबको पता ही है, मैं हमेशा बोलती हूँ बनाना खाओ। अभी आम का सीजन है तो मैंगोज जरूर से खाओ, वो सब बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ चीजें आप खाते रहो, एंड इफ पॉसिबल मिल्क वगैरह भी आप लोग पियो प्लीज। आई एम सॉरी, हाँ, वो थोड़ा सा स्क्रीन स्टॉप हो गया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेंटल, ये तो था फिजिकल प्रोसेस डिक्लटर करने का। अब हम देखते हैं मेंटल प्रोसेस क्या है। मेंटल प्रोसेस में मैंने 6 चीजें लिस्ट डाउन की है, हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, और ये मुझे ऐसा लगता है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अगल बगल वालों के एक्सपीरियंस से, और जो हमने इतने सालों में खुद का एक सिस्टम अडॉप्ट किया है जहाँ लगता है कि हाँ ये चीजें वाकई वर्कआउट करती हैं, वो सारी चीजें मैंने लिखी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है टॉकिंग, बातचीत करना, राइट? इन चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सेकंड, मुझे लगता है कि एक मेंटल प्रोसेस होता है फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं अरे यार प्रॉब्लम आ गई, उतने ही सेकंड के बाद हमें तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है। ये नहीं कि अब प्रॉब्लम आ गई तो हम दुखी होके बैठ के। तो मुझे लगता है सेकंड प्रोसेस एक है फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। थर्ड है शेयरिंग, राइट? टॉकिंग और शेयरिंग में हल्का सा डिफरेंस होता है, वो हम लोग देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। हम लोग का जो दिमाग है ना बहुत पावरफुल चीज है। मतलब अगर आप लोग ब्रेन के बारे में पढ़ो, ह्यूमन ब्रेन के बारे में खासकर अगर आप गूगल करके थोड़ा सा पढ़ो, तो आप देखोगे कि मतलब इससे ज्यादा पावरफुल चीज मुझे नहीं लगता दुनिया में और कुछ भी है। और हम लोग तो इसका बहुत कम परसेंटेज यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करें तो ये बहुत कमाल भी कर सकता है, इट कैन डू वंडर्स, राइट? सो कैसे इसको कंस्ट्रक्टिवली हमें एंगेज करना है, हमें ये भी सीखना चाहिए। स्टॉपिंग नेगेटिव थॉट्स, ये एक प्रोसेस होता है। जब भी नेगेटिव थॉट्स तो सबके दिमाग में आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको तुरंत कैसे रोका जा सकता है, वो भी हमें धीरे धीरे मास्टरी करनी है, और धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कैसे हो सकता है। एंड इस पे तो आपकी वर्कशॉप्स भी हुई है। फीलिंग ग्रेटिट्यूड, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, is that every day you have to feel thankful for what you have, for what you are, right? And so these are the 6 things: बातचीत करो, talk, find solutions to problems, right? share करिए, sharing, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिवली कैसे आप एंगेज रखो, कैसे आप नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करो, और कैसे आप ग्रेटिट्यूड फील करो। ऑलराइट, सॉरी बेटा ये थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक हो रहा है क्योंकि वो स्लाइड शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। सो द विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग मेंटल प्रोसेस में, इज दैट टॉकिंग ऑलवेज हेल्प्स। बातचीत करना, आपको लगता है मैं क्यों बात करूं, बट आप कभी भी देखो तो बातचीत हमेशा हेल्प करती है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इसका मतलब आपने कहीं इस चीज को तवज्जो नहीं दिया, आपने इस बारे में अच्छे से सोचा नहीं है। क्योंकि हर कोई है जो कि जिसके लाइफ में कोई ना कोई जरूर होता है जिससे कि बातचीत की जा सकती है। और एक बहुत अच्छा, और अपने सार्थक में तो बहुत सारे आपके अपर्णा मैम, पल्लवी मैम इसमें एकदम जीनियस हैं। इन लोग तो खुद से बहुत बातचीत करती है, तो मैं तो कई बार इन लोग के पीछे भी रहती हूँ, इन लोग कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, फिर मैं इनसे पूछती हूँ तुम लोग क्या बात कर रहे थे, तो बोलते अरे कुछ नहीं, कि हम लोग अपने आपस में अपने आप से ही बात कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो खुद से ही बात करके सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो ये भी एक चीज है जो कि बहुत ही हेल्प करती है। और मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं जोर से बातचीत नहीं करती हूँ जैसे इन लोग करते हैं, मैं दिमाग में ही बात कर लेती हूँ। लेकिन यस, टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ हेल्प्स, प्रोवाइडेड आप में वो क्षमता हो कि आप खुद का सोल्यूशन निकाल सको। So what you have to do is you have to make a list of people you can talk to. पेन और पेपर खोलो और वो नाम लिखना शुरू करो जिन जिनको आपको लगता है कि आप बात कर सकते हो। इसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है? तो एक कैटेगरी है एल्डर्स की, जो कि हमसे बड़े होते हैं। उसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, राइट? और उसमें आते हैं हमारे टीचर्स। तो हमारे पेरेंट्स वो हैं जिनसे हम हमेशा एडवाइस ले सकते हैं लाइफ में, राइट? किसी भी चीज के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। और टीचर्स का मतलब सिर्फ जो आपको स्कूल में पढ़ाती हैं वो टीचर्स नहीं, हर एक वो बड़ा जिसने कि आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाया है। हो सकता है वो आपके नेबर्स हों, वो आपके रिलेटिव्स हों,
अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो आपके ऑफिस वाले हों, कोई भी हो सकता है। ये वो लोग हैं जो आपको आपको कुछ ना कुछ लाइफ में सिखाए हैं। तो आप पेरेंट्स और टीचर से आप उनसे हमेशा एडवाइस ले सकते हो और आप उनसे हेल्प ले सकते हो ताकि आप बेटर फील करो इन केस यू आर फीलिंग लो, सैड और नेगेटिव। दूसरी जो कैटेगरी है वो सिमिलर एज के, मतलब ब्रदर्स सिस्टर्स हो सकते हैं जो बराबरी के हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, येलो रूम फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये सिमिलर एज वाले हैं, राइट? तो इनके साथ हम अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं और मैं जो एक्चुअली फील कर रही हूँ, हो सकता है मैं कई बार अपने पेरेंट्स के साथ ना शेयर कर पाऊँ, जो मेरे को एक्चुअली फील हो रहा है, बट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है वो मुझे एडवाइस ना दे, बट मैं सिर्फ शेयर कर लूँ, नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे बता दे उसका क्या सोल्यूशन है। बट एक बार मैं उनसे शेयर करके हल्का फील करके फिर मैं अपने किसी एल्डर से शेयर करके उनसे एडवाइस ले सकती हूँ। तो प्लीज आपको कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको लग रहा है कि आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, या आपको लग रहा है मैं कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फील कर रही हूँ, या मैं कॉन्स्टेंटली लो रह रही हूँ, सैड रह रही हूँ, तो प्लीज इसको खुद तक मत रखिए। ये आपकी बहुत बड़ी गलती और प्लीज ऑल्सो अलाउ मी टू यूज द वर्ड बेवकूफी होगी, राइट? समझदारी किसमें है कि समझदारी इसमें कि हमें पता रहना चाहिए कि उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है बातचीत करना, एल्डर्स से या सिमिलर एज लोगों से, दोनों से इनफैक्ट, राइट? डिपेंडिंग ऑन कि कब किससे बात करनी। उसके बाद हमने कहा था कि सेकंड हमारा मेंटल प्रोसेस है फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। इसका एक सिंपल एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है, राइट? अब जब मैं ये प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स का मैंने स्टेप वाइज किया, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वो सारे प्रॉब्लम्स लिखूं जो जनरली हम लोग के लाइफ में आता है। तो होता है कि कई बार हम अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो कई बार हम किसी सब्जेक्ट से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, राइट? हमको मैथ्स करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हमको साइंस करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अ, कई बार पेरेंट्स हम पे प्रेशर डालते हैं कि चलो ये नहीं करो, तुम ये करो, अब तुम ये काम करो, तुमको ये नहीं पढ़ना है या तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे साथ आते हैं। कई बार घर में पैसे नहीं होते हैं, तो पापा कहते हैं कि भाई पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ो, अब काम पे लग जाओ, राइट? तो पैसों की दिक्कत क्योंकि रहती है घरों में, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। कई बार हम देखते हैं अपने हमारे अगल-बगल में नेबरहुड में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि वो हमको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाता है। कई बार हम ये देखते हैं स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है कि बहुत छेड़खानी होती है, राइट? आप गली से निकल रहे हो तो आपकी गली के जो बड़े कुछ बदतमीज लड़के होंगे वो आपको छेड़ रहे हैं। आंटियां टॉन्ट कर रही हैं, ये क्या जीन्स पहन के जा रही हैं, वो क्या ये पहन के जा रही है। तो लड़कियों के ऊपर फालतू के बहुत सारे टॉन्ट्स, बहुत सारा प्रेशर इस तरीके का आता है। कई बार आप देखोगे कि अनफॉर्चुनेटली आपके खुद के पेरेंट्स, रिलेटिव्स, आपके पास आस-पड़ोस वाले सब गाली-गलौज करके कई घरों में तो अल्कोहल पी जाती है बहुत ज़्यादा और बहुत अब्यूज़िव एनवायरनमेंट हो जाता है, जहाँ लोग एक-दूसरे को मार-पीट रहे हैं, राइट? बच्चों को मार-पीट रहे हैं, आपस में मार-पीट रहे हैं। तो ये सारा भी है। आई नो दीज़ आर ऑल वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, दीज़ आर नॉट ईज़ी सिचुएशंस टू हैंडल इन लाइफ, बट दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न कि हमें यही सीखना है। मुझे पता है बहुत मुश्किल ये सिचुएशंस होती हैं, बट ये सब बेटा प्रॉब्लम्स हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो हमें ये देखना है कि इनके हम कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। मुझे ये भी पता है क्योंकि हम लोग सार्थक में इतने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चे 15-16 साल के हो जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं चलो अब शादी, राइट? अब तो हो गया, बहुत बड़े हो गए, क्योंकि गाँव में अभी भी बहुत जल्दी शादियाँ हो जा रही हैं, तो तुम लोग भी अब शादी करो। सिटी में रह रहे हो तो क्या ज़्यादा। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इनसे डील करना सीखें। भागना या खुद को हार्म करना इज डेफिनेटली नॉट द सॉल्यूशन, राइट? या एक वो होता है ना कीपिंग इट, पुटिंग इट अंडर द कार्पेट, मतलब उसको इग्नोर कर देना, हम उसको फेस ही नहीं कर रहे हैं। जब आएगा समय तब देखा जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा ना, समय जब आएगा तो वो प्रॉब्लम इतना बड़ा हो चुका होगा कि उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि अब ये आ रही हैं या आ सकती हैं, उसके लिए अपने आप को पहले ही तैयार करना शुरू कर दो। तो एक सिंपल 10 स्टेप अप्रोच है। अभी सिर्फ समझो, कुछ करना मत, कहीं लिखना मत, क्योंकि लास्ट में मैं इसी से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी। स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले अपने पास एक पेपर लो और पेन लो। अभी भी ले सकते हो, वैसे अभी मतलब अभी सिर्फ सुनो, ठीक? पेपर लो और पेन लो और स्टेप 1 होगा ऑन अ पेपर राइट डाउन योर प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको आप लिखो।
अब मैं 16 साल की हो गई हूँ, मैं इतने साल से पढ़ रही हूँ, अब मैं अपना ग्रेजुएशन करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे माता-पिता मेरी शादी के पीछे पड़े हैं और वो चाहते हैं मैं सारी पढ़ाई छोड़ के शादी कर लूँ और बच्चे पैदा करूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक? तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको आप इस तरीके से लिखो। आप हिंदी में लिखो, आप अपने लैंग्वेज में लिखो, ये सिर्फ़ आपके लिए है, ऑलराइट? स्टेप 2 क्या होगा कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाई हैज़ इट हैपेंड? ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये क्यों हुई है, राइट? अब अगर हम सेम प्रॉब्लम को लेके अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो व्हाई हैज़ इट हैपेंड? मेरे पेरेंट्स क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, वो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं और कल्चर में ही ऐसा रहा है कि लड़कियों को जल्दी शादी कर देना है या नेबर्स बहुत ज़्यादा चूचा-चूचा करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स उनके इन्फ्लुएंस में आ जा रहे हैं। तो व्हाई हैज़ इट हैपेंड में आप ये सब लिखोगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। स्टेप 3 और आप पूरा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके बढ़िया स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखना, ठीक है? स्टेप 3 में आप क्या लिखोगे? हाउ इज़ इट हार्मिंग मी? अगर ये प्रॉब्लम है कि मेरी शादी की बात हो रही है, अभी तो मैं 16 ही साल की हूँ, तो ये प्रॉब्लम मुझे कैसे हार्म कर रहा है? तो मैं कहूँ कि मैं इसके कारण आजकल बहुत गुस्से में रहती हूँ, आई एम वेरी एंग्री दीज़ डेज़। मैं कहूँ कि मुझे फ़ियर है कि मेरा पढ़ाई आगे की बंद हो जाएगी, राइट? मैं जिस मेरी शादी जिससे भी करवाना चाह रहे हैं, वो मेरी पसंद का लड़का नहीं है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं घर से भाग जाऊँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं खुद को कुछ तो भी कर लूँ, ताकि मुझे ये प्रॉब्लम फ़ेस ना करना पड़े। तो मुझे ये कैसे हार्म कर रहा है? मैं अपने मम्मी-पापा से अब अच्छे से बात नहीं करती हूँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई है। तो ये कैसे मुझे हार्म कर रहा है, मुझे ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। हड़बड़ी में मत लिख देना कि पट, पट, पट लिख दो। आराम से सोचो क्या-क्या पॉइंट्स है, क्या-क्या पॉइंट्स है और उस पॉइंट्स को प्रॉपर्ली सारे पॉइंट्स को लिखो कि आपको कैसे हार्म कर रहा है। अब स्टेप 4 में व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट आई थिंक? मुझे क्या लगता है, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन भागना नहीं है और खुद को कुछ हार्म कर लेना, खुद को कुछ नुकसान पहुँचाना नहीं है। अब इसके अलावा मेरे क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं? तो मैं भी मुझे लगा कि यार मैं अपने मम्मी-पापा से आराम से बैठ के बात करूँ, ठीक है? ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। यार मेरी चाची मुझसे बहुत क्लोज़ हैं, तो मेबी मैं अपने चाची से बात कर सकती हूँ, राइट? वो हो सकता है मम्मी को समझा दें, तो ये भी एक सॉल्यूशन है कि मैं अपने चाची से बात कर लूँ। या मेरी वो मैम है, वो ज़रूर अगर मेरे मम्मी-पापा से बात करें, तो मम्मी-पापा मेबी माने ना माने लेकिन कुछ तो हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है। तो चलो मैं मैम से भी बात कर सकती हूँ, ठीक? एक है कि मैं पढ़ाई में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ जाऊँ या इतना अपना स्ट्रांगली करूँ कि कि मैं वो प्रेशर डाल सकूँ कि देखो मैं पढ़ाई में कितना अच्छा कर रही हूँ, आप मेरी पढ़ाई ना छोड़ें, ठीक? मैं क्या कोई कोर्स कर लूँ जिससे वो कोर्स करने से मैं तुरंत कहीं पे जॉब कर सकूँ, कम से कम 4-5 हज़ार कमा सकूँ, ताकि मैं फाइनेंशियली 18 साल के होते तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाऊँ। तो अब ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम हमें पता है, अब ये सब हम दिमाग लगा के सोच रहे हैं। अगर हम दिमाग लगाएँगे नहीं तो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे कैसे? तो हमें जो-जो सॉल्यूशन समझ में आता जा रहा है, कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। हो सकता है मैं सोचूँ कि यार उस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे मम्मी-पापा उसके बदल गए थे। तो हो सकता है मैं मम्मी-पापा के साथ बैठ के वो वाली मूवी देखूँ। हो सकता है इनको भी कुछ रियलाइज़ हो। है ना? तो कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस ढूँढने हैं। अब उसमें सॉल्यूशन ये ना लिख देना कि मैं खाना-पीना छोड़ दूँगी, तो वो दबाव में आ ही जाएँगे। मैं सिर्फ़ रोती बैठूँगी, मैं अपनी नस काट लूँगी, ये सारे सॉल्यूशंस नहीं है, प्लीज़, राइट? तो हमें ये देखना है कि हमारे वाक़ई सॉल्यूशंस कौन-से हैं और उनको पॉइंट वाइज़ आप प्रॉपर्ली सारे लिख लीजिए। स्टेप 5 क्या है कि अब मेरे सारे सॉल्यूशंस में क्योंकि मैंने टॉकिंग भी तो एक सॉल्यूशन डाला होगा किसी के साथ, है ना? तो मैं वो उस एल्डर को आइडेंटिफाई करूँ जिनके साथ मैं अपने सारे सजेशंस, सॉल्यूशंस उनके साथ शेयर कर सकूँ। तो उनके साथ मैं अपना तो हम किसी एल्डर को लेंगे। एल्डर हमारा कोई पेरेंट हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, टीचर हो सकता है या कोई भी एल्डर हो सकता है जिसके साथ मुझे वो ट्रस्ट है। अब ऐसे एल्डर को ना चूज़ करना जिसके साथ तुम शेयर करो, वो जाके पीछे जाके मम्मी-पापा को बता दें कि ये तो तुम्हारी लड़की ऐसे-ऐसे बात कर रही है और फिर तुम्हें घर पे और 2-4 पिटाई पड़ जाए। तो हमेशा एक राइट एल्डर चूज़ करो जिसके साथ आप ये सब डिस्कस कर सकते हो और जो लगता है कि आपके पेरेंट्स को समझा भी पाएँगे। हमारे घर में होते हैं मतलब मम्मी मामा, मौसी
यू नो चाची, ताई जी, ताऊ जी, कोई भी हो सकता है, दादा, दादी, मैम, सर, ये सब लोग हैं जो कि आपको जिनके बारे में आप सोच सकते हो। फिर आप उनके साथ बैठो और उनके साथ सारा डिस्कस करो, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या सॉल्यूशंस सोचे हैं और किन-किन सॉल्यूशंस पे आपको वर्क करना शुरू करना चाहिए, ठीक? उसके बाद ऑब्वियसली वो भी अपना सजेशन देंगे, उनके पास दिमाग है तभी तो आप उनके पास गए हो, तो वो भी आपको बताएँगे तुम यार ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। तो स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सॉल्यूशंस गिवन बाय देम। उन्होंने और हमने मिलके जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, उसको हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ठीक? स्टेप 7 में होगा कि इन्फॉर्म द एल्डर। अब ये एल्डर जिसके साथ भी आपने ये शेयर किया था और जिन्होंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, अब आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन प्रैक्टिस करेंगे तो उसका भी कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, तो वो जो कुछ भी होगा वो आप उस एल्डर को आप इन्फॉर्म करते रहेंगे। स्टेप 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊंगी, पहले समझिए स्टेप 8 में करना क्या है। राइट डाउन व्हेनेवर अ गुड थिंग हैपेंस रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। अब आपने कुछ सॉल्यूशंस लिया, उसके बाद कुछ अच्छा हुआ, राइट? आपने से फॉर एग्जांपल कुछ भी 2-3 चीजें की और उसके बाद पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हम 2 साल के लिए तुम्हारी शादी का नहीं सोच रहे हैं। इसका मतलब ये अच्छा हुआ। उसको आप उसी नोटबुक में तुरंत लिखेंगे। लिखने की आदत जरूर डालो, उससे ना दिमाग में बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है कई चीजों की। तो तुरंत लिखो कि चलो आई टॉक टू माय पेरेंट्स, मैंने अपने मम्मी पापा से बात किया, ये पॉइंट बताए, ये चीजें मैंने की और इसके कारण अब मेरी शादी 2 साल के लिए पोस्टपोन हो गई है, राइट? तो कुछ भी अगर अच्छा होगा तो उसके लिए आप प्लीज उस चीज को अपने नोटबुक में लिखो। एंड स्टेप 9 इज कीप टॉकिंग टू द एल्डर अबाउट द चेंजेस। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारे पास प्रॉब्लम आई तो हम भागे भागे पहुंच गए, राइट? हमने उनसे सोल्यूशन भी कर लिया कि भाई हम क्या करें, उन्होंने बता भी दिया। अब जैसे हमें लग रहा है कि चीजें ठीक हो रही हैं, हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम उनको बताएंगे नहीं कि चीजें क्या ठीक हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको बताइए कि चीजें क्या ठीक हुई हैं, या अगर चीजें और गड़बड़ा गई हैं तो आप वो भी बताइए। इसका मतलब अपना कम्युनिकेशन रखिए, ताकि फिर वो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहें कि हाँ आप मे बी अब आप ये कर लो, या चलो ये अच्छा हो गया तो अब तुम टेंशन मत लो इस चीज का। तो आपको थोड़ा ना थोड़ा एडवाइस कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और स्टेप 10 क्या है, कीप वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस, डू नॉट गिव अप। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म नहीं मिलता है, अनलेस इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। अगर कोई छोटा प्रॉब्लम है तो छोटा सा सॉल्यूशन होगा, बट अगर कोई लंबा प्रॉब्लम है, राइट? लड़कियों की जल्दी शादी हो जाना एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे कंट्री में और बहुत सारे अब दूसरे कल्चर्स में भी होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं होता है। ये सालों सदियों सदियों की प्रॉब्लम है, ठीक? हम लोग डेफिनेटली विथ इयर्स मच बेटर हो गए, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी कहीं ना कहीं काफी हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे सॉल्यूशंस निकाल दूंगी, नॉट पॉसिबल, राइट? तो सॉल्यूशन निकालने के लिए जरूरी क्या है, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, उसको छोड़ना नहीं है। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और आप धीरे 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 पेशेंटली लगे रहो। आप धीरे 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 देखोगे कि आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये 10 स्टेप अप्रोच है हमारा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। चाहे वो प्रॉब्लम हमारी हो कि हम सब्जेक्ट से कोप अप नहीं कर पा रहे, या फिर वैसी प्रॉब्लम हो जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। ऑलराइट, तो आप लोग एक बार फिर से देख लो, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फैंटास्टिक। और ये एक एक स्लाइड नहीं है, इसको तो आप कहीं लिख लो और प्रैक्टिस हमेशा अपने साथ करते रहो, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको इसको कंटिन्यू करना है। अब क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, राइट, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ और बात किया जाए। अगर आपको कोई सिचुएशन अच्छी नहीं लगती है या आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं, राइट? जो दिल है, जो दिमाग है, वो तुरंत नेगेटिव की तरफ भागता है। कोई सिचुएशन पसंद नहीं है, हटाओ। कोई पर्सन पसंद नहीं है, हटाओ। लेकिन अगर हमको एक पॉजिटिव उसका रिजल्ट निकालना है तो हमें देखना है कि हम खुद को डीक्लटर कैसे करें इन नेगेटिव थॉट से। सबसे पहले ये सोचो, व्हाई डोंट आई लाइक इट, मुझे ये सिचुएशन क्यों नहीं पसंद है, या मुझे ये पर्सन क्यों नहीं पसंद है, उसके बारे में आप सोचो।
फिर आप सोचो व्हाट इज पॉजिटिव इन दिस। कोई भी सिचुएशन कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होती, कुछ सिचुएशंस होती हैं बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होती है, और कोई भी पर्सन कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होता है, राइट? हर चीज में एक अच्छा बुरा का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपको कुछ सिचुएशन नहीं पसंद आ रही है या कोई पर्सन नहीं पसंद आ रहा है, तो कम से कम थोड़ा सा सोचो कि पॉजिटिव क्या है इस सिचुएशन में या इस पर्सन में। फिर ये सोचो हाउ कैन आई मेक इट बेटर, इसको मैं बेहतर कैसे कर सकती हूँ, राइट? एंड अगेन अगेन मतलब आपको लगेगा मैम कितनी बार यही ये बात बोल रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्लीज किसी और को रीच आउट करो जो कि आपको एडवाइस दे सके, और आप उस पर्सन से वो सिचुएशन या उस पर्सन के बारे में डिस्कस करके ये सब चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपको इन 3 क्वेश्चंस का जवाब खुद के लिए ढूंढना है कि मुझे वो सिचुएशन क्यों पसंद नहीं है, या मुझे वो पर्सन क्यों नहीं पसंद है, उसमें क्या पॉजिटिव है, और इस सिचुएशन को मैं और कैसे बेटर बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। अब हमारी लाइफ में जो सब लोग होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सब हमें पॉजिटिवली गाइड कर सके। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन तो वैसे ही नेगेटिव है, तो उसके साथ अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन और डिस्कस करोगे तो क्या होगा, ये और ये मिलके बॉम्ब बनेगा जो फूटेगा, राइट? तो प्लीज ऐसे लोगों के साथ अपनी सिचुएशंस ना डिस्कस करें जो कि आपको गाइड नहीं कर सकते हैं पॉजिटिवली। अब कई, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस बारे में बात कर चुके हैं, और हम लोग की लाइफ में भी कई ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, मतलब एक होता है ना, हमेशा दुखी, हमेशा दुखी, हमेशा, मतलब लगता है कि बाप रे, लाइफ सबसे टफ लाइफ तो यही जी रहे हैं लग रहा है पूरी दुनिया में, राइट? तो आप क्या करेंगे इफ समवन टॉक्स ओनली नेगेटिव, कोई हमेशा ही नेगेटिव बात करते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा नेगेटिव बातें करना आप बंद कर दीजिए। सो डोंट टॉक और डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद दैट पर्सन, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी बहुत नेगेटिव है, दुखी है, गुस्सा है, चिड़चिड़ा बहुत है। अब उसके साथ आप और नेगेटिविटी डिस्कस करोगे तो वो तो फिर खराब ही और सिचुएशन होगी। तो प्लीज ऐसे लोगों के साथ नेगेटिव चीजें मत डिस्कस करिए। अ, अगर आपको आपके आसपास ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो कोशिश करिए, भले वो मांगे या ना मांगे, राइट? एक वो होता है ना कि ज्ञान हर एक को बांटने में बहुत मजा आता है, और फ्री का ज्ञान भी होता है, ज्ञान तो हमेशा ही फ्री का होता है, जैसे मैं अभी आप लोग को दे रही हूँ। तो कोशिश करिए कि आप हमेशा ऐसे लोगों को पॉजिटिव एडवाइस देते रहें, राइट? क्योंकि वो तो मतलब होता है ना कि कई बार 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 बोलो तो वो चीज सच होने लग जाती है। तो हो सकता है आप अगर उनको कॉन्स्टेंटली कुछ पॉजिटिवली बताते रहे, तो हो सकता है वो पर्सन में भी पॉजिटिविटी आ जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे लोग कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे टेल यू। अब मेरी मैथ्स की मैम है, राइट? मुझे मैथ्स क्योंकि नहीं समझ में आता है, मुझे वो मैम भी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मैथ्स अच्छे से करती नहीं हूँ। तो वो मैम थोड़ी मेरे साथ स्ट्रिक्ट हो जाती है, मैं होमवर्क भी नहीं करके लाती हूँ तो मैम मुझे डांट देती है, तो मुझे वो मैम नहीं पसंद। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जाके 4 लोगों से उस मैम के बारे में किट 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 करती हूँ, अरे वो तो ऐसे करें, वैसे करें, ऐसे करें। मेरी फ्रेंड है, वो मैथ्स में बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छी है, उसको वो मैम भी बहुत अच्छी लगती है, राइट? बट मैं जब इतनी बार उनके साथ किट 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 करती हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी आ जाता है कि हाँ यार ये बात तो तुमने सही बोली, हाँ यार ये बात तो तुमने सही बोली। तो जब भी आपके इर्द गिर्द कोई नेगेटिव बात करता है किसी के लिए भी, या किसी सिचुएशन को लेके या किसी पर्सन को लेके, और अगर आप नेगेटिव नहीं फील करते हो या बहुत कम नेगेटिव फील करते हो, इतना नहीं फील करते हो जितना वो, आप प्लीज उस पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड मत हो जाओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक होता है कि खुद का एक व्यू पॉइंट में क्लैरिटी हमेशा जरूरी होती है। खुद को पता होना चाहिए कि जो ये पर्सन बोल रहा है वो सही है, या उस पर्सन ने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला इसलिए उसका नेगेटिव है। तो हो सकता है अगर वो मेरी फ्रेंड हो तो मैं उसको सजेस्ट करूँ कि यार तुम भी तो अपना होमवर्क नहीं करती हो, तुम भी तो अभी मैथ्स में अच्छी नहीं हो, तो अगर मैम तुम्हें डांट रही है तो गलत थोड़ी ना डांट रही है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ हाँ यार सही बात बोल रहे हो, वो मैम तो ऐसे ऐसे करती है, मैं इस बच्चे को और अच्छे से समझा रही हूँ कि कैसे वो नेगेटिव सोच रही है या सोच रहा है। सो किसी भी पर्सन से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस मत होइए, राइट? और परनिंदा सुख हर कोई भोगना चाहता है, मतलब दूसरों की बुराई करके तो हर कोई खुश हो जाता है थोड़ी टेम्परेरी टाइम के लिए, बट ये सब चीजों को गॉसिप का फॉर्म मत दीजिए, राइट? कि हम बस जब बैठे किताब तो खोल ली हमने, लेकिन हम किताब के बाद पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ
कपड़ वो मैम की बुराई कर रहे हैं, वो इन्हीं की बुराई कर रहे हैं। तो ये सब मत करिए, ये सबको गॉसिप, इस वर्ड को गॉसिप कहा जाता है और ये सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ाती है, किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं लाती है। ठीक। इसके साथ मुझे पता है बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो कि यही बताते रहते हैं कि ये तुम्हारे में ये नहीं है, तुम्हारे में वो नहीं है। जैसे कि ना एक कहानी मुझे याद आ गई, खरगोश और कछुए की कहानी तो हम लोग को सबको पता है, राइट, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो टॉर्टॉइस और हेयर की। उसको अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें तो ये देखें कि टॉर्टॉइस जो है, कछुआ जो है, उसको हमेशा सब क्या बोलते हैं, तुम तो इतने स्लो हो, तुम तो कभी भाग ही नहीं पाओगे। वो खरगोश कितना सुंदर है, कितना क्यूट सा है, वाइट वाइट, तुम तो अच्छे दिखते भी नहीं हो, राइट। तो ऐसे कर करके वो कछुआ अगर उस रेस में सपोज करो पार्टिसिपेट करता और पहले से ही ये सोच लेता कि भाई मैं तो खरगोश जितना सुंदर भी नहीं हूँ, वो तो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट फरी फरी है, मैं तो कितना टफ टफ हूँ, वो तो कितना स्पीड में कट 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 भाग लेता है, मैं तो इतना स्लो स्लाउ हूँ। तो क्या कभी भी वो टॉर्टोइस वो रेस जीत पाता? नहीं जीत पाता। क्या कभी भी हम उसकी एग्जाम्पल देते? सोचो, ये तो हम, मैं जब छोटी थी, मतलब 35, मतलब मैं 42 ईयर्स की हूँ, लेकिन मैंने जब 35 ईयर्स पहले से मैं ये स्टोरी सुनती आई हूँ, राइट। तो ये सोचो ये कितनी पुरानी स्टोरी है, मतलब मेरे से बहुत पहले सालों से भी स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी चली आ रही है, चली आ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें कछुए को अपने आप में उसका विश्वास था, राइट, उसकी जो क्वालिटीज थी उसमें विश्वास था। अगर वो दूसरों की बातों में आ जाता तो वो खुद को हमेशा नेगेटिव ही सोचता। तो कभी भी किसी को ये ना बताने दो कि यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम्हारे में कोई अच्छाई नहीं है ना। अगर ऐसा कोई बोलता है तो आपको उसकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि आपको पता है कि आई एम गुड, राइट। किसी को ये मत बताने दो कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, यार तुम्हारे में दिमाग ही नहीं है, तुम तो एकदम ही डफर हो, यार तुम तो एकदम ही बुद्धू हो। देखो, कभी कभार मजाक में एक दूसरे को हम लोग फ्रेंड्स में बोल देते हैं, फैमिली में बोल देते हैं, मजाक वाली बात, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लाइट नोट पे। बट अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली बता रहा है कि आप बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हो, आप में बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, आप तो बिल्कुल बुद्धू हो, तो प्लीज डोंट टेल योर सेल्फ दिस। और कभी भी खुद को भी ये फील नहीं होना चाहिए मुझे मैथ्स के प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि यार मैं तो बेवकूफ हूँ क्योंकि मुझे तो मैथ्स में 0 आते हैं, मेरे भाई को देखो उसको तो 10 on 10 आ जाते हैं, तो मतलब मेरे में दिमाग नहीं है। नो, दैट्स अ रॉन्ग थॉट। किसी को ये बिल्कुल कभी आपको मत बताने दो यू आर नॉट ब्यूटीफुल। कुछ लोग होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, बट कुछ लोग बहुत रूड होते हैं, राइट। वो एकदम मुंह पे बोल देंगे, यार तुम तो बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती हो, वो देखो वो कितनी सुंदर है। मतलब स्पेशली बच्चों में ना ये सब बातें होती हैं, आई मीन बड़ों में भी होती है अनफॉर्चुनेटली। क्या करें, हमारा इर्द गिर्द सब टाइप के लोग होते हैं। बट प्लीज कभी भी डोंट लेट एनीवन टेल यू दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल, राइट। आई थिंक every one of us is beautiful, and we have to be beautiful from inside. If you're beautiful from inside, we'll always look beautiful from outside, राइट। ये भी एक चीज, अभी आप लोग पता नहीं आप न्यूज फॉलो कर रहे हो कि नहीं, तो आप देख रहे हो काफी सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। और अमेरिका की और वर्ल्ड की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एक रेशियल प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन कलर की प्रॉब्लम है, जात की प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, कभी कह देती हो तुम तो काले हो यार, छी तुम्हारा तो स्किन कितना काला है, राइट, मेरा स्किन देखो कितना गोरा है। तो ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात हो गई, है ना। ये हम लोग जा जाके फेयर एंड लवली खरीद लेते हैं और माया फाइटनिंग क्रीम लगाते रहते हैं कि हम गोरे हो जाए। क्यों हम गोरे हो? हम काले हों, हम गेहूं हों, हम सफेद हों, राइट। क्या ये डिक्टेट करता है कि हम एज अ पर्सन अच्छे हैं? क्या हम सिर्फ गोरे लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, या क्या सिर्फ काले लोग दूसरों की हेल्प करते हैं? क्या गोरे लोग भी सोचते हैं कि यार काश मेरी स्किन काली हो जाती? तो ये सब तो बेटा सब एक्सटर्नल है, सब बाहर का है, इट डज नॉट प्ले एनी रोल। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपका दिल साफ होना चाहिए, आपके लिए दूसरों के लिए प्यार होना चाहिए, आपको अच्छे थॉट सोचना चाहिए और आपको दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, राइट। और ये एक चीज है, यू आर फैट, यू आर थिन, हम लोग बॉडी के ऊपर भी बहुत कमेंट्स मारते हैं, राइट। मैं तो अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मतलब मेरा तो पेट नेम में भी रहा है क्योंकि मैं थोड़ी प्लम्प हमेशा से ही रही हूँ। बट इसने कभी भी मेरे सेल्फ, ठीक है, मतलब एक कोशिश रहती है कि आप हमेशा हेल्दी रहो और आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, सब करते हो, बट हर एक का एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसके कारण कई लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता, मैं तो आई थिंक थ्रू आउट माई लाइफ
10th 11th 12th के बाद मैं प्लम्प ही रही हूँ, पतली तो कभी भी नहीं रही हूँ। कभी ज्यादा वेट हो जाता है, कभी कम वेट हो जाता है, बट उससे मुझे नहीं लगता मेरा कभी बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ कम हुआ हो, या मुझे लगा हो नहीं मैं लोगों से मिलूंगी नहीं, या मुझे कहीं जाने में बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस में कभी कोई कमी नहीं रही है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप बहुत पतले हो या बहुत मोटे भी हो, बिल्कुल आपको यू शुड ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स बीइंग हेल्दी, राइट? बट किसी बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे मत भागो कि मेरी वेस्ट इतनी इंच की हो जाए और मेरे शोल्डर्स इतने इंच के हो जाए और मेरे डोले इतने इंच के हो जाए ना। You have to work towards keeping yourself healthy and balanced. That is what is important. And also, do not let anyone tell you कि you cannot do maths. तुम maths नहीं कर सकते, तुम्हारी तो English is not good, तुम English में कुछ मत आगे करना, तुम science में आगे कुछ मत लेना, right? तुम्हारा तो कंप्यूटर बहुत ही खराब है। नहीं, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, बट हाँ आपको ये भी देखना है कि मेरे में स्किल्स और कैपेबिलिटीज क्या है। तो अगर मुझे किसी चीज की वाकई इच्छा है तो फिर मैं उस स्किल्स और कैपेबिलिटीज को उतना बढ़ाऊं, राइट? बट अपने दिमाग को रोक मत लो ये सोच के कि मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई बात समझ में? ठीक, अब हम नेक्स्ट मेंटल प्रोसेस पे जाते हैं, विच इज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आई थिंक शेयरिंग इज केयरिंग तो हमारे सार्थक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैगलाइन रही है हमेशा से। हम लोग बहुत एक्टिविटीज करते आए हैं शेयरिंग इज केयरिंग की। मुझे याद है जब आप लोग सब गए थे और हम लोग याद है स्ट्रीट बच्चों को जाके आप लोग ने गिफ्ट्स दिए थे, खाने के आइटम्स दिए थे। मुझे वो भी टाइम याद है जब हम लोग सब गए थे, हम लोग ब्लैक बोर्ड और चौक लेके जाते थे और आप लोग कैसे वो जो स्ट्रीट पे बच्चे थे उन लोगों को आप ही लोग पढ़ाते थे, अपने प्लान्स बनाते थे। तो शेयरिंग इज केयरिंग तो हम लोग में हमेशा ही रही है। यहाँ पे शेयरिंग इज केयरिंग मैं मोर ऑफ शेयरिंग योर थॉट्स की बात कर रही हूँ, है ना? तो प्लीज शेयर योर थॉट्स विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, बड़ों के साथ अपने थॉट्स शेयर करिए, राइट? फील थैंकफुल दैट यू हैव पीपल अराउंड यू। आपके साथ फैमिली है, आपके साथ लोग हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ सार्थक वाले बच्चे जो सुन रहे हैं आपके साथ सार्थक है। तो खुश रहिए कि आपके साथ आपके इर्द गिर्द लोग हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू केयर फॉर पीपल अराउंड यू, राइट? अगर आप चाहते हो कि मम्मी आपका ख्याल रखे तो आपको भी मम्मी का ख्याल रखना है। तो ये एक सिम्बियोटिक प्रोसेस होता है। सिम्बियोटिक प्रोसेस माने आपको मुझसे अच्छा मिलता है तो मुझे आपसे अच्छा मिलता है। तो केयर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बड़े छोटों की केयर करते रहे, या बड़ों का तो काम ही है छोटों का केयर करना। नहीं, केयर हर इंसान का काम है, राइट? तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं या हम जितने भी लोगों को देख सकते हैं और हम अपने तरीके से उनके लिए जो भी केयर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई बार हम दूसरों के लिए तो केयर कर लेते हैं लेकिन खुद अपने परिवार वालों के लिए केयर नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज स्टार्ट विथ योर फैमिली फर्स्ट, राइट? अगेन व्हेन यू टॉक ऑफ शेयरिंग यू शुड नॉट फील शाय टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम। किस कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जिसमें आपको ये भी लग रहा हो कि आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। कौन ऐसा इंसान है जो हमेशा सब अच्छा ही करता है? कोई नहीं करता है, ये सब फालतू की बातें हैं। हर कोई गलती करता है, हर कोई अच्छा करता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो कभी भी आपको झिझक नहीं होना चाहिए। शाय माने शर्मिंदगी, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को के बारे में बात करने का। अब मुझे कोई लड़का अच्छा लगने लग गया, मुझे कोई लड़की अच्छे लगने लग गई है, वो मेरे क्लास में है, वो मेरी कॉलोनी में है, अब उसके कारण मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यार शिट मैं कैसे ऐसे सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ, ये तो गलत थॉट्स है। ये नहीं, ये सबके साथ होता है, राइट? तो जरूरी क्या है कि आप इन चीजों को लोगों के साथ, नॉट लोगों के साथ, बट अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस करें। एंड डू नॉट फील शाय टू शेयर योर फीलिंग्स विद समवन। हम प्रॉब्लम्स तो शेयर कर लेते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करने में कभी शर्मिंदगी नहीं फील करना चाहिए। अगर मुझे किसी को मैं लव करती हूँ तो मुझे लव यू बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, भाई बहन हो। हम बाहर टीचर्स को लव यू बोल देंगे लेकिन पापा को लव यू बोलने में जबान एकदम हिल जाती है। तो अपनी फीलिंग्स शेयर करने में, और यहाँ पे फीलिंग्स शेयर करने का मतलब सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, पॉजिटिव फीलिंग्स शेयर करने में। किसी ने आपके लिए कुछ लाया है, आप उसको अप्रिशिएट करिए। किसी ने आपके लिए कुछ बनाया है, आप उसको अप्रिशिएट करिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस आपके साथ है और आपको उसी में बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो वो पर्सन मेरे साथ है, कभी तो उसको थैंक यू बोलिए, कभी तो उसको बताइए कि यार तुम हो तो मुझे अच्छा लगता है, तुम हो तो मेरे को डर कम लगता है, तुम हो तो मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सारी फीलिंग्स भी प्लीज अपने आसपास अपने लव्ड वंस के साथ
शेयर करिए। एंड लाइक आई से, स्टार्ट विद फैमिली फर्स्ट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली फॉर बॉयज, बिकॉज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत हाउस होल्ड्स हैं जहाँ लड़कों को बहुत टफ होना सिखाया जाता है। ऑल्दो हम लोग सार्थक में तो काफी अब इन चीजों को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रही हूँ कि आप शेयर जब अपनी फीलिंग्स करते हो, आप वीक नहीं बनते हो, इट मेक्स यू बेटर, आप और अच्छे बनते हो। तो अगर कभी भी मत सोचो कि अगर मैं बोल दूंगा, मैं रो दूंगा, मैं अगर अपना ये वीकनेस दिखा दूंगा तो मैं कमजोर बन जाऊंगा। नहीं, आप देखो कि आप बेहतर इंसान ही बनोगे, राइट? तो दिस इज अबाउट शेयरिंग इज केयरिंग। अब हम लोग ने बात किया, मुझे पता है सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ब्रेक इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड ऑफ द सेशन। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, यू कैन टेक अ पॉज, 5-10 मिनट आप ब्रेक ले सकते हो, राइट? और फिर आप दोबारा देखना शुरू कर सकते हो। बट मैं इसको 2 पार्ट में नहीं डिवाइड करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको पूरा 1 पार्ट में मैं कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की, कि हम अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिवली कैसे एंगेज कर सके। और उसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए कि सार्थक के बच्चे तो इसमें एकदम नंबर 1 है, राइट? आप लोग के कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट तो मतलब हम लोग सब शर्म हो जाते हैं। आप लोग की ड्रॉइंग्स और आप लोग की राइटिंग्स और आप लोग की चीजें, क्रिएटिव आर्ट जो आप लोग ग्रुप्स में बना के भेजते हो, हम लोग खुद बात करते हैं कि हम लोग तो इस एज में भी ये सब नहीं कर सकते। सो मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइस, वेरी गुड। तो आप जब भी प्रॉब्लम में हो, देखो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ये नहीं होना चाहिए कि आप, मेरे पास प्रॉब्लम आया मैंने आज ड्राइंग बनानी शुरू कर दी, या आज मेरे पास कोई बहुत प्रॉब्लम आया मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया। इन चीजों को, जैसे कि अभी आप लोग एंगेज्ड हो, अक्सर होता क्या, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ये एंगेजमेंट्स हमारे कम होते जाते हैं क्योंकि हम लाइफ की बाकी चीजों में इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग ने सार्थक में भी टीचर्स के साथ, अपनी टीम के साथ थोड़ा सा ये एफर्ट एक डाला है कि हम लोग समय निकाले खुद को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रखने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है हर एज में हर इंसान को कोई ना कोई काम में कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रहना चाहिए। ऑल्दो सार्थक में तो ये है कि हम लोग का काम ही हम लोग को इतना कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रखता है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग कुछ ना कुछ पिकअप करते हैं। और आप बच्चों से ही हम लोग ने सब सीखा है, ड्रॉइंग, राइट? आपको खुद पता है, आपके कुछ टीचर्स हैं जो कि एकदम एक्सपर्ट है और बच्चे तो मतलब अमेजिंग है। तो ड्राइंग एक बहुत अच्छी, अगर आप ड्रॉ अच्छा से नहीं कर सकते हो तो आप कलर कर सकते हो। लाइक मेरी ड्राइंग तो बहुत ही खराब है, बट मैं कभी कभी जब मौका मिले तो मैं कम से कम कलरिंग कर लेती हूँ, तो उससे मुझे एक अच्छा सा मेरा टाइम एंगेज जाता है। तो ड्राइंग या कलरिंग करिए, राइट? रीडिंग, अब आपको लग गया मैम आगे तो रीडिंग की बात करेंगी, बट वो तो मैं हमेशा ही करती रहूंगी। कॉमिक्स उठाओ, नॉवेल्स उठाओ, आर्टिकल्स उठाओ, जो पढ़ना है पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, इतनी प्यारी प्यारी स्टोरी बुक्स हैं, स्टोरीज पढ़ो, रीड करो, राइट? और ये सारी हॉबीज जो है ये दिमाग को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रखती हैं। इंडोर गेम्स खेलो, फोन पे भी कई सारे गेम्स होते हैं जो ब्रेन गेम्स होते हैं, वो सब मारा धाड़ी वाली नहीं, कि वो पबजी वबजी वाला नहीं, राइट? अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं जो कि जैसे एक एलिवेट करके एक ऐप है, राइट? एक है गेस द कोड करके, एक है ल्यूमोसिटी करके। अगर आप लोग को ये नाम चाहिए तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी। तो ये सारे गेम्स जो हैं ये ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। प्लस आपके वो जो लूडो है, आपका कैरम है, चेस है, और बहुत सारे चीजें होती हैं, वो सारे गेम्स जो है उनको आप खेलिए, उससे आपका दिमाग हमेशा बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज रहेगा। पजल सॉल्व करिए, सुडोकू करिए, क्रॉसवर्ड करिए, हैंगमैन करिए, वर्ड गेम्स खेलिए। बहुत सारे वर्ड लेटर्स के पजल्स आते हैं, बहुत सारे जिक्सॉ पजल्स आते हैं, राइट? जिसमें वो नहीं ऐसे कटे कटे होते हैं, फिर उसको आपको जमा के पूरी एक पिक्चर बनानी होती है। इसको आप घर पे बहुत सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो, कोई भी एक ड्राइंग, कोई भी एक पेपर ले लो, राइट? उस पर कोई भी ड्राइंग कर लो, और उसको फिर आंख बंद करके कट 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 कैंची से काट के ऐसे सारे पेपर्स मिला लो, राइट? और फिर वो पेपर्स को एक साथ जमा जमा के फिर से वो ड्राइंग रेडी कर लो। तो ये सारे पजल्स भी होते हैं जो कि दिमाग को बहुत कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाइड रखते हैं और आपके स्किल्स को भी बेटर करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का, विच इज स्लीप वेल, अच्छे से सो। बच्चों को तो कम से कम मिनिमम 8 घंटा सोना ही चाहिए रात को। रात को जल्दी सो जाओ, 9 बजे का इज परफेक्ट टाइम टू स्लीप। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 4 o'clock, ताकि आप अपना रूटीन 4 या 5 कह लो, 5 o'clock तक भी उठ जाओ। तो 9 to 5 अगर आप सो रहे हो, या 10 to 5 अगर आप सो रहे हो, तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है
सोने का। सोने से पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा छोटा सा 1-2 सिप पानी का पियो और बढ़िया अच्छा सा रिलैक्स करके आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करते करते सो जाओ, कुछ पढ़ते पढ़ते सो जाओ, लेकिन अच्छे से सो। 2 घंटा सोना, 3 घंटा सोना, 2 इधर घंटा सो गए, 3 इधर घंटा सो गए, रात में 4 बार जाग रहे हैं, दिस इज नॉट स्लीपिंग वेल। सो इफ यू वांट टू कीप योर माइंड एंगेज कंस्ट्रक्टिवली, यू हैव टू स्लीप वेल। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिए और किसी ना किसी चीज में जरूर आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक, नेक्स्ट है जो कि हम लोग ने डिस्कस किया था, जो कि आपका सेकंड लास्ट है, विच इज स्टॉपिंग नेगेटिव थॉट्स। आप नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोक सकते हैं? तो आपको अपने आप को कुछ चीजें करने से रोकना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब भी आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड, मैं इस चीज में ठीक नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, तुरंत उस फीलिंग को वहीं स्टॉप कर दीजिए। डोंट थिंक लाइक दैट, टेल योरसेल्फ आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ, राइट। और बार बार बोलो, मंत्र की तरह बोलो, राइट। हम लोग जैसे प्लेजेस लेते हैं, इसमें भी मैंने एक प्लेज डाला है, वो आगे देखेंगे। तो वैसे आप बताइए आई एम गुड। सो नेवर से दैट आई एम नॉट गुड, अरे नहीं मैं तो इसमें अच्छी नहीं हूँ, से कि ठीक है मैं ये सीख रही हूँ, राइट, बट डोंट से आई एम नॉट गुड। You have to stop yourself from comparing with others. खुद को दूसरों के साथ तुलना मत करिए। वो मोर देखा था, इतना ब्यूटीफुल, राइट, कि हर मतलब कौन है जो मोर को नहीं कहेगा कि मोर तो बड़ा अगली होता है, सब कहेंगे मोर कितना सुंदर होता है। लेकिन मोर क्यों दुखी था? क्योंकि मोर अपने आप को पूरा टाइम कंपेयर करता रहा, किससे? कि हमको कोयल जैसी आवाज चाहिए। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए, आपके अपने स्ट्रेंथ है, आपके अपने क्वालिटीज हैं, आप उस पे फोकस करिए। जैसे कि खरगोश और कछुए के इसमें, कछुए ने अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया, उसको ये पता था कि मेरे में क्या अच्छा है, और वो अपना चुपचाप चुपचाप टक 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 लगा रहा। ठीक, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम फीलिंग नेगेटिव अबाउट अदर्स। बहुत दिमाग को ऑक्यूपाइड मत रखिए कि वो कितना बुरा है, वो कितनी बुरी है, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इन चीजों में अपने दिमाग को मत लगाइए। क्यों? फिर आपका दिमाग उसी चीजों से क्लटर हो जाएगा। सो यू हैव टू डीक्लटर योरसेल्फ फ्रॉम फीलिंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट अदर्स। एंड स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम ओवरथिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो इतनों सी है, मैं भी थोड़ी बड़ी हो, हम उसके बारे में इतना सोचेंगे कि वो प्रॉब्लम हावी हो जाएगी हम पे। तो हमारी स्ट्रेंथ कहाँ गई, राइट? हमारी स्ट्रेंथ किसमें है कि हम उस प्रॉब्लम को हावी ना होने दें अपने ऊपर, है कि नहीं? तो प्लीज किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर सोचिए मत। अगर आपको ओवर थिंक करना है ना, तो आप ओवर थिंक करो सोल्यूशंस को। जैसे मैंने वो जो स्टेप लिखे थे, जब आप स्टेप पे आ जाओगे कि सोल्यूशंस क्या है, उसमें आप ओवर थिंक करो, तो क्या होगा, आपका माइंड कंस्ट्रक्टिवली पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रहेगा सोल्यूशंस निकालना, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट अगर आपने दिमाग वहां ना लगा कि ये लगा दिया कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में जगह कहाँ बची सोल्यूशंस ढूंढने के लिए? तो ये, और ये बड़ों के साथ बहुत चिकलसी वाला काम है, ये मतलब बड़े लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो प्लीज आप अभी से ही आदत डालिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम आई, तुरंत सॉल्यूशंस के वो स्टेप्स किए, और जैसे ही आपने सॉल्यूशंस अपने निकाले, अब आप सोचना है तो सॉल्यूशंस के बारे में सोचो। और आजकल ये चीज ना तो मैं अपने मम्मी को भी बताती हूँ, और मैं जितनों को मौका लग सके मैं बताती हूँ। बेचारी मम्मी भी बहुत, क्योंकि सोचती हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, ओवर थिंक करती हैं। तो हम ये कहते हैं कि स्पेशली अभी इस टाइम पे, अदरवाइज ऑल्सो व्हाट्सएप पे वीडियोस, फेसबुक पे वीडियोस, न्यूज फालतू वो जो चलती रही है, अभी देखिए ब्रेकिंग न्यूज, वो उसने उसने वैसे किया, इसने ऐसे किया, वो व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या फालतू फालतू वीडियोस आते रहते हैं। ये सब देखना प्लीज बंद कर दीजिए, राइट? आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत सुखी होगी अगर आप वीडियोस वगैरह ये सारा देखना बंद कर दें। आपके टेंशन, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी एंजाइटी काफी लेवल तक ड्रॉप हो जाएगी, राइट? एंड बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में समझना, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग बैड दैट इज हैपनिंग टू यू। हमारे साथ जैसे ही कुछ बुरा होता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो तुरंत ये सोचते हैं कि अरे यार देखा मेरे कारण ऐसा हो गया ना, देखा मेरे कारण ऐसा हो गया ना। तो खुद को प्लीज ब्लेम मत करिए। अगर आपकी गलती से भी कुछ खराब हुआ है, कोई बात नहीं, आपको हो सकता है डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो थोड़ी बहुत, आपको लोगों ने कुछ कहा हो, बुरा कहा हो, इट्स ऑल राइट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? तो
क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो डांट के आपको छोड़ देंगे, वो जब उनका गुस्सा शांत होगा तो वो आपको सोल्यूशंस भी देते हैं। तो अब आपका फोकस सोल्यूशन पे जाता है या आपका फोकस इसी पे जाता है कि अरे यार मैं कितनी खराब हूँ, मेरे में तो यही नहीं है, या देखो मैंने ये कर दिया, एक्नॉलेज करो, समझो कि दोबारा कैसे नहीं होगा, बट उसी चीज को खुद को बार बार ब्लेम मत करते रहो, राइट? And I think the last one is very important, that if something is difficult, don't think you cannot do it. अगर कोई चीज मुश्किल है तो ये मत सोचो भाई ये तो मुझसे नहीं होगा। Try again, right? Keep trying, कोशिश करते रहो। कैसे नहीं होगा? जब बाकी सब कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हो सकता है मुझे 6 साल लगे, तुम्हें 2 ही साल लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अगर कोई चीज मुश्किल है तो उसको छोड़ मत दो। मैं मैथ्स करने बैठी, एक प्रॉब्लम में अटक गई, मैंने कहा छोड़ो यार कौन करे, बहुत टफ है, रहने दो, छोड़ दिया। तो मैंने वो स्किल नहीं पिक किया ना फिर, राइट? तो अगर कुछ मुश्किल है, अगर मुझे कोई चीज नहीं बन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज को छोड़ दूं या उस चीज से हार मान लूं। अब मुझे उसको एज अ चैलेंज लेना है और मुझे ये करना है कि भले मुझे 1 साल लगे, भले मुझे 6 महीने लगे, लेकिन मैं ये चीज तब तक करती रहूंगी जब तक कि मैं सीख नहीं जाऊंगी। So please, if something is difficult, don't think you cannot do it. Try again जब तक आपको वो चीज नहीं आ जाती है, और इसमें आप हमेशा दूसरों की हेल्प ले सकते हैं जिनको वो चीज आती है। Alright? And the last thing is feeling gratitude, which I know all of you do. आप लोग सब I know आप लोग यूनिवर्स को थैंक यू भी बोलते हैं, मॉर्निंग में भी बोलते हैं, रात में भी बोलते हैं। कई बच्चे तो अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल है वो भी लिखते हैं, कुछ बच्चों ने डिसकंटिन्यू कर दिया लेकिन कुछ तो लिखते ही हैं। तो feeling gratitude is very important. Always say thank you to the universe, right? हमेशा थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि आप हो, ये सबसे बड़ी बात है। एक्सक्यूज मी। कब बोल रहे हैं? जैसे ही सुबह उठे, सुबह उठ के ये नहीं सोचे अरे यार आज तो मुझे वैसा था, अरे यार आज तो ना। सुबह उठ के सबसे पहले स्माइल करो, खुश हो, और क्या बोलो? थैंक यू कि आपको ये दिन मिला है, जो उन बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है जिनको कि ये चाहिए था। और थैंक यू बोलो बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप कि आज आप हेल्दी हो, आपके आसपास वाले सब हेल्दी हैं, सब सही हैं, सब सकुशल हैं। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? सोने से पहले भी एक बस यूनिवर्स को, if you believe in God, fair enough. If you don't believe in God, we all believe in the power of universe. So just say a thank you to the universe, right? Then how do we feel gratitude and how do we express gratitude is when we smile as much as we can and feel happy. तो एक ग्रैटिट्यूड फील करने का तरीका ये है कि मैं खुश रहूं, मैं स्माइल करूं। मैं जब स्माइल करूं तो लोग ये ना बोले अरे क्या बात है आज तो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया? अरे भैया ये तो मतलब ये क्या बात हो गई, राइट? बल्कि लोग ये पूछे यार आज मुस्कुरा नहीं रहे हो, क्या बात है ना? तो पर्सनालिटी वो होनी चाहिए कि हम बोलें हम खुश हों, हम दिल से खुश फील करें। ऐसे नहीं कि हम एक स्माइल लेके जबरदस्ती बैठ गए कि भाई स्माइल करते रहो, नहीं। हम स्माइल तब करें जब दिल से स्माइल आए, लेकिन दिल से स्माइल आती रहनी चाहिए। एंड ये ध्यान रखना, बहुतों के पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। देयर आर सो मेनी हु डोंट हैव व्हाट यू हैव, राइट? सो प्लीज बी थैंकफुल। बेटा यहाँ पे एक सेंटेंस में करेक्शन आएगा, देयर आर सो मेनी हु, यू की जगह हु, सॉरी फॉर द एरर, हु डोंट हैव व्हाट यू हैव, सो बी थैंकफुल, राइट? आपके पास जो है वो दूसरों को चाहिए है, तो प्लीज थैंकफुल फील करिए। और सबसे अच्छी चीज क्या है? यू हैव अ चांस टू बी एजुकेटेड। आज आप लोग जब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़े लिखे तो हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तभी ये चीज पढ़ भी पा रहे हैं। तो यू हैव अ चांस टू बी एजुकेटेड। आप पढ़ाई कर पा रहे हो, आप एजुकेशन पा रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की। और आप अपना एक अच्छा करियर बना पाओगे, राइट? जो भी फील्ड में हो, दैट डज नॉट मैटर, बट आप कुछ अपने लाइफ में कर पाओगे। तो इसके लिए हमें बहुत ही थैंकफुल फील करना चाहिए। और लास्ट स्टेटमेंट को मैंने फुल कैपिटल में लिखा है, दैट रिमेंबर यू आर अलाइव एंड मेनी आर नॉट। आप जिंदा हो और बहुत सारे लोग नहीं हैं। सो प्लीज बी थैंकफुल। इस चीज का शुक्रिया अदा करो, इस चीज के लिए थैंकफुल रहो कि यू आर अलाइव टुडे। चाहे जो सिचुएशन हो, जो सर्कमस्टांसेस हो, जो फिजिकल आपका वो हो, but you are alive, and that is the biggest gift that you have got for the day. So please be thankful for that. All right, so with this we come to the end of the session.
And before I tell you your assignment, just remember one thing, that if you feel angry, sad, or lonely, immediately speak with an elder and share your problems. उससे आप देखेंगे आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे. और जैसे कि हम लोग वर्कशॉप्स में प्लेज करते हैं, और ये तो टाइम ही है जब हम लोग वर्कशॉप्स करते थे, एंड आई एम रियली मिसिंग दैट, मीटिंग यू ऑल और वर्कशॉप्स करना, स्पेशली समर के टाइम पे. तो हम लोग वर्कशॉप्स में प्लेज करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज एक पॉजिटिविटी प्लेज किया जाए. और पॉजिटिविटी प्लेज आप लोग सब इसमें बोलना. अभी पहले मैं बोल दूं, उसके बाद फिर आप लोग भी एक बार बोलना. दैट आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ. आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ. एंड आई विल बी हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहूंगी. तो आप बोलिए आई एम गुड, बोलिए मेरे साथ, आई एम गुड, आई कैन डू इट, आई विल बी हैप्पी. एक बार और बोले, और जोर से बोलो. अगर अगल बगल भी लोग सुने, मेरे यहाँ पे भी सब ऑफिस में सुन रहे होंगे, बट इट्स ऑल राइट. बोलिए आई एम गुड, आई कैन डू इट, आई विल बी हैप्पी. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब. और ये अब आपका असाइनमेंट है. सो आपका असाइनमेंट है कि यू हैव टू राइट डाउन वन प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ. राइट, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप इस असाइनमेंट को जो इस लैंग्वेज में चाहे, हिंदी, इंग्लिश, और मैं मराठी पढ़ पाती हूँ, इसके अलावा मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है आप उस लैंग्वेज में लिखिए कि राइट डाउन वन प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ. और जो वो था ना 10 स्टेप्स जो मैंने बताया थे, स्टेप 1 2 3 फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स वाली स्लाइड में, तो उस स्लाइड पे वापस चले जाओ, उसका एक स्नैपशॉट लेके रख लो या उसको कहीं लिख लो पॉज करके. और उसमें के स्टेप्स 2 3 और 4, इसके आपको आंसर्स लिखने हैं. राइट, उसके बाद ये लिखने के बाद आप एक एल्डर का नाम लिखिए जिससे आप ये प्रॉब्लम शेयर करेंगे. वो कोई भी हो सकता है, वो अभी आपके घर पे हो, वो हो सकता है कोई रिलेटिव जो गांव में हो, वो आपके टीचर्स हो, कोई सार्थक में कोई हो, कोई भी हो सकता है. जो भी एल्डर जिसके साथ आप ये प्रॉब्लम शेयर करना चाहें आप लिखिए. और क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे मैं आपको ये वो दे रही हूँ कि अगर आप चाहो तो आप राइजिंग सन ग्रुप में अपने असाइनमेंट भेजो. लेकिन अगर आपको सबके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करनी है, तो आप सबके पास मेरा नंबर है, और आप पर्सनली मुझे अपने असाइनमेंट भेज सकते हो, और मैं हर एक असाइनमेंट पे फिर रिवर्ट कर लूंगी. तो अगर आपको ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करनी है, तो आप मुझे पर्सनली भी अब मेरे नंबर पे भेज सकते हो. और अगर मुझे लग रहा है कि मुझे आपके से उस बारे में बात करनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको कॉल करके आपसे बात भी करूंगी उस बारे में. राइट, और अगर आपको ग्रुप में आप शेयर करना चाह रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, इट इज टोटली अप टू यू. बट आप सबको ये असाइनमेंट करना है और आप सबको ये असाइनमेंट भेजना है. ठीक, सो टेक केयर, स्टे सेफ, अपना खूब ख्याल रखिए. मास्क पहनिए, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो तुरंत घर में बार बार हाथ धोते रहिए. कुछ उठाया, कुछ खाया, किसी चीज को हाथ लगाया, प्लीज हाथ धोते रहिए. सैनिटाइजर्स यूज करिए, सबसे बेस्ट तो है साबुन और पानी, बेस्ट है वो. और मास्क रखिए, और प्लीज इधर उधर घूमिए नहीं. गांव जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, ये सब मत करिए, जहाँ हैं वहीं रहिए. और हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप लोग की एजुकेशन को और इम्प्रूव किया जाए, क्या रिसोर्सेज आप तक पहुंचाया जाए, उसके लिए पूरी टीम वर्क कर रही है. और आई होप विद टाइम थिंग्स विल ओनली बिकम बेटर. एंड आई एम रियली मिसिंग यू ऑल गाइज. सो टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय.